अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल फ्री मेडिकल एजुकेशन। आई एम डॉक्टर हरजिस। आज है पार्ट 2 मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और हार्ट अटैक का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा, आप इसके साथ ही है वीडियो, उसको आप देख सकते हैं मेरे चैनल को विजिट करके। तो उसमें थी डेफिनेशन, कॉज, साइन, सिम्टम्स एंड पैथोफिजियोलॉजी। ये है पार्ट 2। इसमें बात करेंगे हम डायग्नोस्टिक टेस्ट, रिस्क फैक्टर्स, कॉम्प्लिकेशंस एंड प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक। जो स्पेशली इसमें हम बात करेंगे, जैसे कि कई टर्म्स हैं, जैसे कि कार्डिक बायोमार्कर्स, कॉर्नरी एंजियोग्राफी क्या होती है, और ईसीजी। मतलब जब हार्ट अटैक होता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में, जो ईसीजी है वो कैसी शो होती है, मतलब जो बिल्कुल ईजिली आपको समझ आ जाएगी, वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले है हिस्ट्री कलेक्शन। इसमें भी 2 टाइप की हिस्ट्री है, जैसे कि कार्डिक हिस्ट्री एंड फैमिली हिस्ट्री। वैसे तो जो मतलब कार्डिक एग्जामिनेशन एंड हिस्ट्री है, जी अलग से एक टॉपिक है। मैंने बिल्कुल शॉर्ट में अपनी तरफ से निकाले हैं कुछ पॉइंट्स जो आपके वाइवा वगैरह में, जहाँ फिर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन पे आपको एग्ज़ाम में नोट आ गया, तो आप इसको ईजिली लिख सकते हो। फर्स्ट है चेस्ट पेन। चेस्ट पेन में हम पेशेंट से पूछेंगे आपको कब से चेस्ट पेन स्टार्ट हुई। सुबह से थोड़ी थोड़ी हो रही थी, सबसे ज़्यादा मतलब कब हुई, 1-2 घंटे के बाद वो ज़्यादा सिवियर होगी, वर्स हो गया, आपसे कंट्रोल नहीं हो रही थी पेन। और जो पेन है वो कहाँ तक जा रही है, जैसे कि जॉ तक रेडिएट हो रही, जो हमने ऑलरेडी साइन सिम्टम्स में बात की थी कि जो पेन है वो फिंगर्स तक जाती है, आर्म तक जाती है, बैक, अपर पार्ट ऑफ बेली, एब्डोमेन के। तो हमने ऐसे पूछना है कि जो आपकी पेन है वो कहाँ तक जा रही है, तो कब से शुरू हुई, तो कब ये बहुत ज़्यादा सिवियर होगी, और कहाँ तक जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है असेस शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब पेशेंट का ब्रीथिंग लेवल चेक करना है। इसमें 2 पॉइंट्स है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कार्डिक हिस्ट्री में। एक तो चेस्ट पेन एंड ब्रीथिंग लेवल चेक करना। तो चेस्ट पेन के बाद हमने देखना है, असेस करना है कि पेशेंट को सांस तो नहीं ज़्यादा चढ़ रही, उसको कितने लेवल तक की ऑक्सीजन की नीड है। मतलब अगर पेशेंट जैसे कि 2 और 3 लीटर पर ऑक्सीजन चल रही है, उससे ज़्यादा तो नहीं उसको नीड ऑक्सीजन की। तो ऐसे हमने पेशेंट का जो ब्रीथिंग लेवल है वो हमने चेक करना है। कई पेशेंट्स में इतना ज़्यादा सिवियर ब्रीथिंग लेवल होता है कि उनसे सांस नहीं ली जाती, उनको बोलने में भी दिक्कत आती है। हमने सारा कुछ असेस करना है। क्या पता अभी उसको सांस की दिक्कत मतलब कम हो, तो आगे जाके आपको लग रहा है कि बढ़ सकती है, तो हम वेंटिलेटर वगैरह रेडी रखेंगे सारा। फिर आ गया पाल्पिटेशंस। पाल्पिटेशंस का मतलब होता है कि पेशेंट को एकदम से इरेगुलर हार्ट बीट स्टार्ट हो जानी। तो हमने पेशेंट को चेक करना है कि उसको इरेगुलर हार्ट बीट्स तो नहीं, हार्ट रेट बढ़ तो नहीं रही उसकी, बार बार दिल की धड़कन। उनसे पूछना है कि आपको मतलब इरेगुलर पैल्पिटेशंस, मतलब उनकी जो इरेगुलर हार्ट रेट, दिल की धड़कन, वो कब से बढ़ रही थी, 1-2 दिन से बढ़ रही थी कि एकदम से बहुत ज़्यादा। मतलब हमें भी कई बार फील होता है, हम कई बार स्ट्रेस में होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो एकदम से हार्ट रेट बढ़ जाती है, तो अपने आप वो ठीक हो जाती है। ऐसे हमने पेशेंट से सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है। फिर आगे सिनकोप, मतलब पेशेंट है वो बेहोश तो नहीं हुआ था। सिनकोप का मतलब आ जाता है कि पेशेंट एकदम से उसका मतलब वो उसकी आँखों के आगे अंधेरा आ जाता है, वो ब्लैकआउट सा हो जाता है, उसको मतलब वो बेहोश सा हो जाता है। ऐसे हमने पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है कि आपको ऐसे तो नहीं हो रहा था, तो अगर हो रहा था तो कब से हो रहा था, या फिर जब पेन हुई हार्ट में तो तभी ये प्रॉब्लम आपको ज़्यादा हुई। तो फिर आ गया अदर मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री। तो मेडिकल हिस्ट्री में हमने पेशेंट को हिस्ट्री लेनी है कि आपको कोई और तो बीमारी नहीं, जैसे मेन है हाइपरटेंशन की, आपको बीपी तो नहीं बढ़ रहा, आप उसकी मेडिसिन ले रही हो, कब से ले रही हो। आप डायबिटीज़ तो नहीं, आपको अगर डायबिटीज़ है, शुगर है, तो कब से है, तो आपका कितना कितना लेवल रहता है। अगर पेशेंट बोल सकता है, तो अगर नहीं बोल सकता, मतलब काफ़ी उनको ब्रीथिंग की प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, तो हम ये सारी हिस्ट्री उनके रिलेटिव से भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो मेडिकल में मतलब उनको कोई मेजर डिजीज़ तो नहीं पास्ट टाइम से। और उसके साथ साथ हमने सर्जिकल हिस्ट्री भी लेनी है कि आपकी मतलब मेडिकल में हमने सारा कुछ वैसे कवर होगा। मैंने तो 2-3 पॉइंट आपको हाईलाइट किए हैं कि उनको पहले तो नहीं हार्ट की प्रॉब्लम थी, कोई डिजीज़ तो नहीं, और उनके उसके साथ साथ सर्जिकल हिस्ट्री में ये पूछना कि आपकी कोई पास्ट में सर्जरी तो नहीं हुई हार्ट के रिलेटेड, या फिर कोई और ऑर्गन के रिलेटेड। ऐसे हमने सारी हिस्ट्री है वो कलेक्ट करनी है। फिर आ गया पेशेंट की लाइफस्टाइल हिस्ट्री, जो बहुत मस्ट है। इसमें लाइफस्टाइल हिस्ट्री में हमने क्या चेक करना है, पेशेंट स्मोकिंग तो नहीं कर रहा है। एक मतलब
फॉर्म होता है, जो इनिशियल असेसमेंट होता है, उस पे सारे जो पॉइंट्स मेंशन होते हैं। पेशेंट का स्मोक तो नहीं करा, उनका मतलब जो अल्कोहल वगैरह ले रहा है पेशेंट, ओबीज कितना है, मोटापा कितना है, उसकी डाइट कैसी है, अच्छी डाइट है जहाँ फिर वो ज़्यादा ऑयली फूड लेते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कैसी है, उनकी ऑक्यूपेशन मतलब उनकी जॉब कैसी है, स्ट्रेस से भरी है, ऐसी सारी वो फॉर्म पे पॉइंट्स होते हैं, हमने टिक करते जाना है। तो फिर आ गया फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में भी हमने सेम मेडिकल की हिस्ट्री लेनी है कि आपकी जो फैमिली मेम्बर है उनको तो नहीं कोई मतलब हार्ट की प्रॉब्लम थी, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है आपकी फैमिली में जो मेजर प्रॉब्लम है। तो ऐसे हमने पेशेंट से सारी हिस्ट्री कलेक्ट करनी है, ऑल द हिस्ट्री फ्रॉम फैमिली एंड पेशेंट। तो नेक्स्ट पॉइंट आ गया फिजिकल एग्जामिनेशन, चेक ऑल वाइटल साइंस। सबसे पहले जो मस्ट है वो है वाइटल साइंस को चेक करना। इसमें हमने क्या क्या चेक करना है, पल्स पेशेंट की चेक करनी है, कितनी ज़्यादा रह रही है, जैसे उसको टैकीकार्डिया तो नहीं हो रहा, टैकीकार्डिया का मतलब आगे कि हाई हार्ट रेट बहुत ज़्यादा तो नहीं रह रही उसकी, तो तुरंत हमने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। ब्लड प्रेशर लो तो नहीं हो रहा बहुत ज़्यादा, और पेशेंट का रेस्पिरेशन रेट भी चेक करना है, उसको ऑक्सीजन लेवल भी चेक करना है। मैं जहाँ पे मेंशन करना भूल गई, मतलब SpO2, उसका ऑक्सीजन लेवल भी हमने चेक करना है। तो सारे वाइटल साइंस हमने चेक करने, अगर उनमें कोई गड़बड़ी है तो हमने टाइम टू टाइम डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। टेम्परेचर भी चेक करना है, ज़्यादातर कई स्टाफ होते हैं वो टेम्परेचर को इग्नोर कर देते हैं, हमने टेम्परेचर भी चेक करना है पेशेंट का। तो उसके साथ साथ हमने मेन है वो साइनोसिस चेक करना है पेशेंट का। साइनोसिस का मतलब आ गया कि जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बॉडी में तो बॉडी है ब्लू पड़नी स्टार्ट हो जाती है, तो हमने उनके फिंगर नेल्स लिप्स चीक्स मतलब ऐसे चेक करना है कि उनकी बॉडी है ब्लूश कलर को की तो नहीं हो रही, अगर हो रही है तो हमने नोट करना है और डॉक्टर को भी इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है ताकि उसकी जो ऑक्सीजन का लेवल है वो इंक्रीज़ किया जाए और आगे फर्दर और भी टेस्ट किए जाए जैसे कि ABG वगैरह। तो फिर आ गया ECG भी परफॉर्म करनी है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मस्ट टेस्ट है ECG। उसकी हेल्प से क्या है आगे ट्रीटमेंट है उसको फॉलो ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। ECG से बहुत ज़्यादा मतलब जो हार्ट की कंडीशंस है वो शो हो जाती हैं। तो फिर है थर्ड पॉइंट ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसमें मेनली क्या चेक किया जाता है, ST सेगमेंट एलिवेशन। तो मेनली जो ECG है वो पेशेंट की जो जिनको हार्ट अटैक हुआ होता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ होता है, उसमें जो ST एलिवेशन होती है वो मतलब ST सेगमेंट है वो एलिवेट हो जाते हैं, उसमें जो S और T वेव होती हैं इन सिंपल लैंग्वेज वो ऊपर को हो जाती हैं। तो नेक्स्ट फर्स्ट आप देखो जो नॉर्मल ECG कैसी है, मतलब S और T को देखना है वो बिल्कुल नीचे को है। तो अभी आपको शो करूँगी जो कि मतलब कि हार्ट अटैक मायोकार्डियल इन्फेक्शन वाले पेशेंट्स की होती हैं। तो आप देख लो जो ST सेगमेंट है वो कैसा है, आपकी नॉलेज के लिए है कि अगर आपको कोई पूछे, वैसे ही पूछ लेते हैं कई बार कि हार्ट अटैक में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में ECG में क्या चेक किया जाता है, ST सेगमेंट एलिवेशन है वो चेक की जाती है। तो जो STEMI मतलब ST elevation myocardial infarction heart attack will have an elevated ST segment with the T wave that is more peaked than normal। मतलब जो T wave है वो बिल्कुल ऊपर को हो जाती है, आप इमेज में देख सकते हो जो नॉर्मल है और जो हार्ट अटैक वाले पेशेंट की है। दिस सिग्निफाई आ टोटल ब्लॉकेज ऑफ आ मेन आर्टरी की जो आर्टरी है उसमें ब्लॉकेज हो गई है, जो ST सेगमेंट है वो अगर एलिवेट हो गया मतलब जो मेन आर्टरी है उसमें ब्लॉकेज हो गई है। तो इसको देखकर हम चेक कर सकते हैं कि पेशेंट का जो हार्ट है उसकी आर्टरीज है, मेन आर्टरी तो नहीं ब्लॉक हो रही, तो इमीडिएटली हम कोई भी ट्रीटमेंट है उसको पेशेंट को प्रोवाइड कर सके। तो जो ST सेगमेंट एलिवेशन है मतलब ये सिर्फ आपकी एक जनरल नॉलेज के लिए है, इसकी आगे भी बहुत सारी डिटेल्स होती हैं कि अगर ST जो सेगमेंट है अगर वो डिप्रेस हो जाए तो क्या शो करते हैं, और जो अगर T वेव है वो ज़्यादा एलिवेट हो जाए वो क्या शो कर दिया। अगर आप मतलब आपने बस ये याद रखना है कि ST सेगमेंट उसमें प्रॉब्लम होगी अगर पेशेंट को हार्ट अटैक हो गया। तो ये एक जनरल सी सुपरफिशियल सी नॉलेज है आपके लिए।
तो अगर हमसे कोई पूछे तो ईसीजी क्या शो करती है, एसटी सेगमेंट एलिवेशन शो करती है। तो उसके साथ साथ कई बार जो टी वेव है वो भी इन्वर्स हो जाती है। तो वो आगे आगे अगर आप मतलब क्लिनिकल में जाओगे तो आप ईसीजी देखोगे तो आपको पता चलता जाएगा कि अगर टी वेव है वो उसकी ज़्यादा इन्वर्जन होगी वो क्या शो कर रही है। तो इसमें सिर्फ एक आपके लिए जनरल नॉलेज थी। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है कॉर्नरी एंजियोग्राफी। जो बहुत ही कॉमन मोस्ट टेस्ट है जो सभी पेशेंट्स में किया जाता है जिनको हार्ट अटैक एमआई होता है। तो कॉर्नरी एंजियोग्राफी में मतलब मेनली किया क्या जाता है, एक फ्लेक्सिबल ट्यूब कैथेटर भी बोल सकते हैं हम उसे, इंसर्ट किया जाता है आर्टरी में। तो जे ग्रॉइन एरिया के थ्रू या फिर आम जो रेडियल है या नेक के थ्रू किसी भी आर्टरी के थ्रू एक कैथेटर है उसको इंसर्ट किया जाता है। इसमें स्पेशल डाई वगैरह यूज़ की जाती है जिससे क्या है कि जब जो कैथेटर है वो हार्ट तक पहुंच जाए और जो भी उसकी आर्टरीज हैं वो ब्लॉक हुई हैं उनका पता चल सके और ब्लड फ्लो का पता चल सके कि पेशेंट की कितनी आर्टरीज हैं वो ब्लॉक हो चुकी हैं। तो नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट आ गया सिटी स्कैन। तो सिटी स्कैन कंप्यूटर टोमोग्राफी बोलते हैं इसे। इसमें मेनली जो हार्ट है उसकी क्लियर इमेज शो करने के लिए जी की जाती है, ब्लड वेसल्स को चेक करने के लिए की जाती है। पर मेनली जो कॉर्नरी एंजियोग्राफी है जहाँ फिर ईसीजी मेन होते हैं, पर कई बार डॉक्टर एमआरआई या फिर सिटी स्कैन भी करवाते हैं। जो डिपेंड होता है, सभी डॉक्टर्स का अपना अपना ट्रीटमेंट करने का तरीका है, उनका अपने क्राइटेरिया होते हैं। तो उसके साथ साथ जो एमआरआई है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिनिंग वो भी की जाती है, जिसमें क्या है जो चैम्बर्स हैं हार्ट के, उसके मसल्स हैं, वॉल्स हैं, वो सारे चेक किए जाते हैं और जो ब्लड है वो कैसे मूव कर रहा है। तो जो एमआरआई है इसमें सिटी स्कैन से भी ज़्यादा क्लियर इमेज है वो दिख जाती है। उसके साथ साथ पेशेंट की लंग्स भी चेक की जाती हैं कि उनमें फ्लूइड तो नहीं भर रहा है। ऐसे मतलब सारा चेस्ट का एमआरआई और या फिर सिटी स्कैन की जाती है। उसके बाद आगे ब्लड टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट में मेनली जो क्या है फैट और कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो चेक किया जाता है। उसके साथ साथ जो मेन ब्लड टेस्ट है वो कौन से परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे कि पेशेंट के शुगर लेवल चेक किए जाते हैं, जो मस्ट है सभी पेशेंट्स के किए जाते हैं अगर वो किसी और प्रॉब्लम के साथ भी एडमिट हुए हैं हॉस्पिटल में। एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट, आरएफटी रीनल फंक्शन टेस्ट, सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, ये सारे टेस्ट हैं जे किए जाते हैं। और उसके साथ साथ पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल लेवल है और फैट का लेवल है वो भी चेक किया जाता है, जिसको बोल देते हैं लिपिड प्रोफाइल। वो मैं मेंशन करना भूल गई, लिपिड प्रोफाइल ये सारे टेस्ट हैं जे लिए जाते हैं पेशेंट के। ये सारे बेसिक टेस्ट थे, पर मतलब हर एक डॉक्टर का अपना ट्रीटमेंट होता है करने का, वो उसके अकॉर्डिंग और भी इसमें ऐड कर देते हैं, जैसे कि थायराइड का टेस्ट हो गया। ऐसे मतलब और भी टेस्ट हैं, सभी डॉक्टर का अपने अपने अकॉर्डिंग वो ऑर्डर कर देते हैं कौन कौन से टेस्ट चाहिए। पर जो जे मेन थे जे मस्ट है सभी पेशेंट्स में किए जाते। फिर आ गया जो मेन टेस्ट है कार्डिक मार्कर्स, जिनको बायोमार्कर्स भी बोल देते हैं। तो जो कार्डिक बायोमार्कर्स होते हैं ये एक मतलब ब्लड का टेस्ट है। ब्लड में इन सब्सटेंसेस को चेक किया जाता है, ब्लड मतलब पेशेंट का ब्लड लिया जाता है इसमें। जो कार्डिक बायोमार्कर्स होते हैं ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि ब्लड में रिलीज़ होता है। तो इस सब्सटेंस को चेक करने के लिए कार्डिक बायोमार्कर्स इनको बोलते हैं, इनको चेक करने के लिए पेशेंट का ब्लड लिया जाता है। तो अगर ये ब्लड में पाए जाते हैं तो ये क्या इंडिकेट करते हैं कि जो हार्ट है वो डैमेज्ड है या स्ट्रेस्ड है, मतलब उसमें कोई दिक्कत है। तो कौन कौन से जो कार्डिक बायोमार्कर्स होते हैं, जैसे कि क्रेटिनिन काइनेज, मायोग्लोबिन, ट्रोपनिन, कार्डिक ट्रोपनिन, ट्रोप आई, ट्रोप टी, जो सेम ही है ऊपर वाला पॉइंट, दोबारा से मैंने 2 बार लिख दिया। कार्डिक बायोमार्कर्स CKMB, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ये सारे बायोमार्कर्स हैं। पर इनमें से अगर आपने शॉर्ट में याद रखना है आप याद रख सकते हो, एक तो CKMB और ट्रोपनिन I&T, ये मेन है। नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर हैं जो हार्ट अटैक मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने के चांसेस को और भी बढ़ा देते हैं। फर्स्ट है एज। वैसे तो मतलब जो एज है अभी जो जितना भी स्टूडेंट होते हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा वर्कलोड है उनका मतलब जो जॉब वगैरह है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती है कि अब तो किसी भी एज में
हार्ट अटैक होना हो जाता है। हमने सभी न्यूज़ देखते हैं ज़्यादातर, जैसे कि कनाडा में स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, सभी न्यूज़ आती रहती हैं। तो एक किसी भी एज में ये हो सकता है। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू मेडिकल क्राइटेरिया की बात करें, जो मैन एज 45 एंड ओल्डर एंड अ वोमेन एज 55 एंड ओल्डर आर मोर लाइकली टू हैव अ हार्ट अटैक देन आर यंगर मैन एंड वुमेन। तो ज़्यादातर जो मैन है उनकी 45 से ज़्यादा एज हो, या फिर जो वुमेन है वो 55 से ज़्यादा हो, उनको हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो लेडीज़ हैं उनके मतलब 50 से अबव भी एज होने के कारण हार्ट अटैक के चांसेस क्यों ज़्यादा माने जाते हैं, क्योंकि मतलब उनमें जो मेनोपॉज हो जाता है, जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं तो एस्ट्रोजन का लेवल है वो ड्रॉप होने लगता है। तो ऐसे हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने के कारण उनमें हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर आ गया तंबाकू यूज़। दिस इंक्लूड्स स्मोकिंग एंड लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू सेकेंड हैंड स्मोक इफ़ यू स्मोक क्विट। तो जो तंबाकू वगैरह है, जो अगर किसी ने मेरा पार्ट 1 देखा होगा वीडियो का, उसमें कॉजेज़ में है कि जो स्मोक वगैरह करते हैं, तंबाकू यूज़ करते हैं, उनमें चांसेस हार्ट अटैक के बढ़ जाते हैं। क्योंकि जो स्मोकिंग है वो क्या करती है, जो प्लेटलेट्स होते हैं या फिर हम बोल सकते हैं कोई भी प्रोटीन, उनको क्लॉज उनका मतलब जो वो इकट्ठे उनका क्लॉट बनाना है, वो जो जैसे उनका क्लॉट बनता है उसके चांसेस है तंबाकू से बढ़ जाते हैं। या फिर हम उन पर्सनस के एक्सपोजर में रह रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं, पर हम खुद स्मोक नहीं करते, पर हम ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में है जो बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं, तो उसकी इनहलेशन से भी हमें हार्ट अटैक होने के चांसेस हो जाते हैं। तो अगर कोई तंबाकू वगैरह यूज़ कर रहा है, स्मोक कर रहा है, तो उनको स्मोकिंग है वो क्विट कर देनी चाहिए, क्योंकि इससे प्लेटलेट्स हैं उनके क्लॉट होने के चांसेस हैं वो और भी उनको बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आ गया हाई ब्लड प्रेशर। ओवर टाइम हाई ब्लड प्रेशर कैन डैमेज द आर्टरीज दैट लीड्स टू हार्ट। High blood pressure that occurs with the other conditions such as obesity, high cholesterol level or diabetes increase the risk इवन मोर। तो जिन पर्सनस को बहुत लंबे टाइम से हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, उनका जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में नहीं रह रहा, मैनेज नहीं हो रहा, वो अच्छे से जहाँ तो ट्रीटमेंट नहीं ले रहे, जहाँ मतलब वो मेडिसिन ही नहीं लेती, इसकी स्किप करते हैं, तो उससे क्या है जो मतलब जो आर्टरीज है उनमें प्रेशर ज़्यादा बढ़ने के कारण, मतलब जो हमने कॉजेस में भी पढ़ा था, पार्ट 1 देख सकते हो कि जब प्रेशर हाई हो जाता है ब्लड का तो हार्ट है उसको वर्क हार्ड करना पड़ता है, नॉर्मल से ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो उससे क्या है जो आर्टरीज है वो ज़्यादा प्रेशर के कारण डैमेज होने लगती है। तो जो हाई ब्लड प्रेशर है इसके साथ और भी कंडीशंस है जो इसको अफेक्ट करती हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रह रहा है पेशेंट का बहुत लंबे टाइम से, वो ओबीज़ है, मोटापा है, डायबिटीज़ है, उससे क्या है रिस्क और भी बढ़ जाते हैं। फिर आगे हाई कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स। तो ये बहुत ही कॉमन कॉज है हार्ट अटैक का, जिनका कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई होता है उनमें जो हार्ट अटैक के चांसेस भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। अ लेवल ऑफ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन LDH cholesterol, the bad cholesterol is most likely to narrow arteries. A high level of certain blood fats called triglycerides also increases the heart attack risk. Your heart attack risk may drop if your level of high density lipoprotein HDL cholesterol or good cholesterol are in the standard range. तो जो LDH है इसको बैड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। अगर इसका लेवल बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा हो जाए बॉडी में तो उससे क्या है जो आर्टरीज है वो नैरो होने स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये सारा कोलेस्ट्रॉल है जो जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं, ये इकट्ठा होने लगता है आर्टरीज में, उससे क्या है ब्लड फ्लो ब्लॉक हो जाएगा और हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो उसके साथ है HDL मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, अगर उसका लेवल अच्छे से रहे हमारी बॉडी में तो हार्ट अटैक के चांसेस नहीं होते। अगर HDL जिसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, अगर उसका जो लेवल है वो कम हो जाए बॉडी में तो उससे क्या है जो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए और बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाए तो उससे क्या है बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से वो सारा कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होने लगता है आर्टरीज में, तो उससे क्या है जो ब्लड है उसका फ्लो है बहुत ही कम हो जाएगा।
नेक्स्ट है ओबेसिटी। ओबेसिटी खुद में एक बहुत बड़ा रिस्क है जो बहुत सारी हम बोल सकते हैं डिजीज़ का वेलकम करती है हमारी बॉडी में। तो ओबेसिटी इज़ लिंक्ड विद हाई ब्लड प्रेशर। अगर किसी को ओबेसिटी है उसको हाई ब्लड प्रेशर का चांसेस बढ़ सकते हैं, डायबिटीज़ हो सकती है, उसका हाई लेवल ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स जिसको मतलब एंड बैड कोलेस्ट्रॉल एंड लो लेवल ऑफ गुड कोलेस्ट्रॉल। तो अगर ओबीज है कोई भी पर्सन उसमें बैड कोलेस्ट्रॉल बड़ा होता है और गुड कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो जाता है। उसके साथ साथ उसको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज़ होते हैं और मतलब ये सारा कुछ इकट्ठा होने के बाद क्या है रिज़ल्ट हार्ट अटैक होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। फिर अगर डायबिटीज़, ब्लड शुगर राइज व्हेन द ब्लड डज नॉट मेक अ हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन और कांट यूज़ इट करेक्टली। हाई ब्लड शुगर इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। तो जो डायबिटीज़ है वो कब होती है, जब शुगर का लेवल है वो ब्लड में बढ़ जाए। वो क्यों बढ़ जाता है कि जो हार्मोन है इंसुलिन वो उसको मैनेज करता है शुगर को, वो अच्छे से उसको मतलब मैनेज ना कर पाए। मतलब जो इंसुलिन हार्मोन है जहाँ तो वो अच्छे से बन नहीं रहा, जहाँ फिर वो जो इंसुलिन है वो बना तो है पर शुगर बहुत ज़्यादा है, वो उसको अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहा शुगर को ब्लड में। तो उससे क्या है पेशेंट डायबिटीज़ हो जाएगा, ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा और फिर क्या है हार्ट अटैक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आ गया मेटाबॉलिक सिंड्रोम। फर्स्टली हमें पता होना चाहिए कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्लस्टर ऑफ रिस्क फैक्टर, बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं, उनका ग्रुप बना हुआ है। मतलब वो सारे फैक्टर हैं जो डेंजर हैं वो इकट्ठे हो गए। वो किसके साथ रिलेटेड है, मतलब मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम से, मतलब सारे हैं वो मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम है। मतलब मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं वो मेटाबॉलिज्म के रिलेटेड डिजीज़ हैं वो सारी इकट्ठी होगी। कौन कौन सी आएगी, जैसे कि एब्डोमिनल ओबेसिटी, हाई ब्लड शुगर, इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज लेवल, हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल्स एंड लो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल। मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो जाए और बैड है वो ज़्यादा हो जाए। मतलब सारे मेटाबॉलिक जो फैक्टर हैं वो इकट्ठे हो गए तो उसको बोल देते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एट लीस्ट 3 ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। वो उन्होंने सेम ही सारा जो स्लाइड पे मैंने शो किया कि सारे फैक्टर्स हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो उससे क्या है हार्ट डिजीज़ होने के कारण भी बढ़ जाते हैं। मतलब सारे वो क्या करते हैं इकट्ठे होके हार्ट को अफेक्ट करते हैं। फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट अटैक, इफ़ आ ब्रदर सिस्टर पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट हैड एन अर्ली हार्ट अटैक बाई एज 55 फॉर मेल्स एंड बाई एज 65 फॉर फीमेल, यू माइट बी एट अ इंक्रीज रिस्क। तो कई फैमिलीज ऐसी होती हैं जिनके पास्ट जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं या फिर और फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनमें हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनको हार्ट की प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो उससे क्या है आगे भी जनरेशन को हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जहाँ फिर हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है नॉट इनफ एक्सरसाइज। तो मतलब जो एक्सरसाइज है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी बॉडी के लिए। तो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इज लिंक्ड टू अ हाई रिस्क ऑफ हार्ट अटैक्स। रेगुलर एक्सरसाइज इम्प्रूव योर हार्ट हेल्थ। तो अगर हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो हमें वॉक करनी चाहिए एटलीस्ट 30 अगर हो सके तो 45 मिनट्स टू 1 आवर तक। तो उससे क्या है हमारी बॉडी में फ़ैट नहीं ऐड होती, मतलब बिल्कुल जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो भी मैनेज रहता है। तो जो फैट है वो डिपॉजिट होती ही नहीं। तो उससे क्या है वेट गेन नहीं होगा, ओबेसिटी नहीं होगी और कई बीमारियों का जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अनहेल्दी डाइट। आ डाइट हाई इन शुगर्स, एनिमल फैट्स, प्रोसीजर्ड फूड्स, ट्रांस फैट्स एंड सॉल्ट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। ईट प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फाइबर एंड हेल्दी ऑयल्स। तो अगर कोई ज़्यादा ही मतलब फैट वाले प्रोडक्ट ले रहा है, शुगर बहुत ज़्यादा ले रहा है या फिर वो यंक फूड ज़्यादा ले रहा है बैड ऑयल वाले, तो उससे क्या है बॉडी में जो काफ़ी सारी प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इवन कि हाई सॉल्ट डाइट भी, उससे क्या है डायरेक्ट हार्ट अटैक नहीं होता। जैसे कि हम बोल सकते हैं हाई शुगर डाइट या फैट लेने से क्या है मतलब पेशेंट को डायबिटीज़ हो सकती है। जैसे कि सॉल्ट डाइट लेने से ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे वो पहले सारे रिस्क इकट्ठे होंगे फिर वो हार्ट पे अफेक्ट करेंगे।
नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेस। तो इमोशनल स्ट्रेस सच एक्सट्रीम एंगर में इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। तो जो स्ट्रेस है उसमें मेनली होता क्या है, आप मेरी पार्ट 1 वीडियो को प्लीज़ विजिट कीजिए, उसमें जो कॉसेज है बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किए हैं। उसमें है कि जो स्ट्रेस है उसका क्या असर पड़ता है, उससे क्या है जो सारे हार्मोन्स होते हैं जैसे कि कॉर्टिसोल लेवल, स्ट्रेस हार्मोन, उसके इम्बैलेंस हैं, वो इम्बैलेंस हो जाते हैं उनकी अमाउंट हमारी बॉडी में। तो सारे हार्मोन से इम्बैलेंस होने के कारण क्या है, वो हार्ट अटैक होने के चांसेस को बढ़ा देते हैं। फिर आ गया इलीगल ड्रग यूज़। कोकीन एंड एम्फिटामाइंस आर स्टिमुलेंट्स, दे कैन ट्रिगर अ कॉर्नरी आर्टरी स्पाज्म दैट कैन कॉज अ हार्ट अटैक। तो अगर कोई ड्रग्स यूज़ कर रहा है तो उससे भी बहुत सारी मतलब हार्ट की डिजीज़ेस हैं वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि कोकीन की ड्रग ओवरडोज ले रहा है वो, उनको मतलब ड्रग अडिक्टेड है तो उसमें वो ज़्यादा कोकीन वगैरह यूज़ कर रहा है। मतलब जो लोग ड्रग ओवरडोज लेते हैं, ड्रग अडिक्टेड होते हैं, तो वो सारी ड्रग्स के कारण जो कॉर्नरी आर्टरी है वो स्पाज्म हो जाते हैं, मतलब वो नैरो हो जाती हैं, अपने साइज़ में टाइट सी हो जाती है। उसमें उसमें उससे क्या है कि जो ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम आती है तो उससे क्या है, हार्ट अटैक आता है। नेक्स्ट पॉइंट है अ हिस्ट्री ऑफ प्री एक्लम्पशिया। दिस कंडीशन कॉजेज अ हाई ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इट इंक्रीजेज द लाइफ टाइम रिस्क ऑफ हार्ट डिजीजेस। तो प्री एक्लम्पशिया क्या होता है कि हाई ब्लड प्रेशर रहता है किसी भी लेडी का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो उससे क्या है, अगर उनको प्री एक्लम्पशिया की हिस्ट्री है तो उनकी जो लाइफ में आने वाली लाइफ है उसमें हार्ट के रिलेटेड डिजीज़ होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। फिर आगे एन ऑटोम्यून कंडीशंस। तो फर्स्टली हमें पता होना चाहिए ऑटोम्यून डिसऑर्डर्स कौन से होते हैं कि हमारी इम्यूनिटी हमारी ही बॉडी को दुश्मन समझकर हमारे ही अच्छे सेल्स को किल करना स्टार्ट कर देती है, मतलब हमारी इम्यूनिटी हमारी बॉडी को ही नुकसान पहुंचाती है। तो बहुत सारी जो ऑटोइम्यून डिजीजेस हैं, अगर किसी को है जैसे आर्थराइटिस आ गया, लूप्स, कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। तो उससे क्या है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर भी हार्ट अटैक होने के चांसेस को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कॉम्प्लिकेशंस। मतलब जब भी किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आता है तो कौन कौन सी जो मेन दिक्कतें आती हैं उनकी बॉडी में, वो क्या क्या होती हैं, क्या चेंजेस आते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो सीरियस होती हैं। कई प्रॉब्लम्स जो जान पे भी बन जाती हैं, पेशेंट की डेथ भी हो जाती हैं, और कौन कौन सी वो मेन कंडीशंस हैं उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। फर्स्ट है इरेगुलर और अटिपिकल हार्ट रिदम्स, अरिदमिया। हार्ट अटैक डैमेज कैन अफेक्ट हाउ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मूव थ्रू द हार्ट कॉजिंग हार्ट बीट चेंजेस, सम मे बी सीरियस एंड कैन बी डेडली। तो मेन जब एमआई होता है, किसी पेशेंट को हार्ट अटैक होता है, तो वो क्या करता है, वो सारा जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उस पर अफेक्ट डाल देता है। तो उससे क्या है, जो पेशेंट की रिदम होती है उस पर बहुत अफेक्ट आता है। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो, जो नॉर्मल साइनस रिदम है वो किस तरह की होती है, और उसके बाद कितनी सारी और कंडीशंस हैं जो कि एमआई के बाद पेशेंट की बॉडी में आती रहती हैं, या फिर जैसे एक बार हमने ट्रीट कर दी थोड़े टाइम के बाद वो फिर से आ जाती हैं। तो ऐसे बहुत सारी कंडीशन है, मतलब जो पेशेंट की नॉर्मल साइनस रिदम है उससे चेंज होकर पेशेंट को रिदमिया, मतलब एबनॉर्मल जब पेशेंट की हार्ट रिदम हो जाती है, नॉर्मल से एबनॉर्मल हो जाती है, उस कंडीशन को बोल देते हैं अरिदमिया। तो आप इमेज के थ्रू देख सकते हो कि जो नॉर्मल हार्ट रिदम है, हार्ट बीट है, वो किस तरह की होती है। फिर टैकीकार्डिया आ गया, उसमें रिदम चेंज हो जाती है, जैसे कि पेशेंट की बार बार हार्ट रेट पे वो बढ़ती रहती है। ब्रैडीकार्डिया, पेशेंट की हार्ट रेट बहुत कम हो जाती है। या फिर इरेगुलर हार्ट बीट। इसके अलावा और भी कई सारी रिदम होती हैं जैसे कि एट्रियल फिब्रिलेशन। तो मतलब पेशेंट की रिदम में चेंजेस आते हैं। तो नेक्स्ट जो मेन कॉम्प्लिकेशन है वो बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशन है, जो एक एमरजेंसी कंडीशन है जिसको बोल देते हैं कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक का मतलब होता है जिसको हम कार्डिक शॉक भी बोलते हैं। मतलब इसमें होता क्या है कि जब हार्ट है वो प्रॉपर जो ब्लड है उसको पंप नहीं कर पाता, तो जब वो अच्छे से पंप नहीं कर पाएगा ब्लड को, तो वो क्या होगा कि जो ब्लड है वो ब्रेन तक भी नहीं प्रॉपर पहुंचेगा। उसका मतलब क्या आ गया कि ब्रेन को ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी, एंड उसके साथ साथ और भी कई वाइटल ऑर्गन्स हैं उन तक भी प्रॉपर जो ब्लड है उसकी पंपिंग नहीं होगी और ऑक्सीजन नहीं होगी। तो ये कंडीशन है जो बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग एक कंडीशन है, इसको इमीडिएटली ट्रीटमेंट चाहिए होता है इस कंडीशन को।
तो अगर मतलब इसको अच्छे से ट्रीट ना किया जाए तो पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। मतलब मेनली क्या है इसमें, कार्डियोजेनिक शॉक में जी एक अलग से एक कंडीशन है। तो इसमें मेरी, अगर आपको शॉक के रिगार्डिंग भी टॉपिक चाहिए तो मेरे आप चैनल को विजिट कर सकते हो। मेरी एक शॉर्ट में वीडियो है बहुत अच्छी, उसमें शॉक की डेफिनेशन एंड टाइप्स हैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई हैं। उसमें वो मतलब जो भी सारी टाइप्स हैं शॉक की, उसकी डेफिनेशन कॉजेज़ भी हैं, बहुत अच्छे से क्लियर है, आपको समझ आ जाएंगे। तो इसमें मेनली क्या होता है, जो हार्ट है वो अच्छे से जो ब्लड है उसको पंप नहीं कर पाता, तो उससे क्या है जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उन तक ब्लड नहीं पहुंचेगा, उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी नहीं पहुंचेगी, और इसके साथ क्या होगा कि जो ब्रेन है उस तक भी नहीं ब्लड अच्छे से पहुंचेगा, उसके साथ साथ उसको ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी। मतलब मेन क्या है जो हार्ट का पंपिंग सिस्टम है ब्लड का, वो मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। तो नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है हार्ट फेलियर। अ लॉट ऑफ डैमेज टू द हार्ट मसल्स टिश्यू कैन मेक द हार्ट अनेबल टू पंप ब्लड। हार्ट फेलियर कैन बी टेम्पररी और लॉन्ग लास्टिंग क्रॉनिक। तो जब हार्ट मसल्स हैं उनकी टिश्यूज़ को बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया, मतलब उनको प्रॉपर ब्लड नहीं मिला, ऑक्सीजन भी नहीं मिली, तो जो मसल्स हैं टिश्यूज़ हैं उनकी डेथ होगी। वो इतने ज़्यादा डैमेज हो गए कि उसके साथ साथ क्या हो, जो हार्ट है वो भी नहीं ब्लड को अच्छे से पंप कर पा रहा। तो उससे क्या है जो हार्ट है बिल्कुल फेल हो जाएगा, उसका सिस्टम सारा फेल हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। जो ब्लड पंपिंग सिस्टम है ये टेम्परेरी भी होता है, ठीक भी हो जाता है, पर कई बार ये लॉन्ग लास्टिंग क्रॉनिक बन जाता है कि पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। तो फिर आ गया फोर्थ, इन्फ्लामेशन ऑफ द सैक लाइक टिश्यू सराउंडिंग द हार्ट, पेरिकार्डाइटिस। Sometimes a heart attack triggers a faulty immune system response. This condition may be called Dressler syndrome, post-myocardial infarction syndrome और post-cardiac injury system। जो ड्रेसलर सिंड्रोम है या फिर जिसको पोस्ट मायोकार्डियल इन्फाक्शन है, ये कब कंडीशन क्रिएट होती है, जब हार्ट अटैक के बाद, मतलब एक बार पेशेंट को हार्ट अटैक हो गया, एमआई हो गया, उसके बाद उसके हार्ट पे क्या अफेक्ट पड़ता है, उसके बाद जैसे इसका नाम भी है पोस्ट मायोकार्डियल इन्फाक्शन सिंड्रोम, मतलब मायोकार्डियल इन्फाक्शन एमआई होने के बाद पेशेंट के हार्ट पे क्या अफेक्ट पड़ा, एमआई होने के बाद वाली कंडीशन। तो एक हमें पता होना चाहिए पेरिकार्डाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन। आइटिस का मतलब, जिस वर्ड के पीछे आइटिस है मतलब इन्फ्लामेशन, आइटिस इन्फ्लामेशन को इंडिकेट करता है। तो इसमें किस चीज़ की इन्फ्लामेशन, पेरिकार्डियम की, मतलब जो पेरिकार्डियम जो एक लेयर है जो कि हार्ट एंड हार्ट वेसल्स को कवर करती है, जो एक हार्ट की लेयर है, तो उसकी इन्फ्लामेशन हो जाती है। आप इमेज में देख सकते हो कि नॉर्मल जो पेरिकार्डियम वो कैसी है और इन्फ्लामेशन के बाद वो कैसी हो जाती है, उसमें स्वेलिंग सी आ जाती है। तो मेनली जो ड्रेसलर सिंड्रोम है ये होता क्या है कि जब एक बार पेशेंट को एमआई हो गया तो उसके बाद इम्यून सिस्टम का रिएक्शन हो जाता है। तो इम्यून सिस्टम अपना रिएक्शन कॉज करता है, तो उससे क्या है, इम्यून सिस्टम का मेन सिम्टम क्या हो गया, इन्फ्लामेशन होगी, तो उस कंडीशन को बोल देते हैं ड्रेसलर सिंड्रोम। तो मतलब जो इसके मेन क्या सिम्टम होते हैं, पेशेंट को चेस्ट पेन होगी, डिज्निया, डिफ़िकल्टी आएगी ब्रीथिंग लेने में, एंड पेरिकार्डियल इफ्यूजन, ये मेन सिम्टम। जो पेरिकार्डियल इफ्यूजन है ये मेन सिम्टम होता है, क्योंकि इसमें मेनली क्या है, फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है हार्ट एंड पेरिकार्डियम जो लेयर है उसके इन बिटवीन। तो ये एक मेन मतलब सिम्टम होता है कि पेशेंट को ड्रेसलर सिंड्रोम होगा। इन शॉर्ट ड्रेसलर सिंड्रोम क्या है, इम्यून रिएक्शन है, इम्यूनिटी का रिएक्शन होता है आफ्टर एमआई कंडीशन के बाद। तो इसको एक्सरे वगैरह के थ्रू है डिटेक्ट किया जाता है, तो इसको भी इमीडिएटली ट्रीटमेंट की नीड होती है इस कंडीशन को। तो आप इमेज के थ्रू भी देख सकते हो कि जो हेल्दी हार्ट है वो कैसा होता है, और पेरिकार्डियम में जब मतलब फ्लूइड भर गया तो उसकी जो लेयर है उसमें आप देख सकते हो एक्सेसिव फ्लूइड कहाँ पे फिल हो जाता है। तो आप एक सेकंड और भी इमेज है, आप देख सकते हो कि जो पेरिकार्डियम है वो हार्ट को और जो उसकी ब्लड वेसल्स है उसको कवर करती है, उस लेयर एंड हार्ट के इन बिटवीन फ्लूइड है वो इकट्ठा हो जाता है। फ्लूइड को इकट्ठा होने को बोल देते हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन, एक्सेसिव फ्लूइड कलेक्ट हो गया। तो नेक्स्ट जो फिफ्थ है, ये बहुत ही सीरियस वाली कॉम्प्लिकेशन है जो बहुत सारे पेशेंट्स में देखने को मिलती है कि एमआई हुआ उसके बाद सडन कार्डिक अरेस्ट हो गया।
तो बहुत सारे मतलब जो अगर आप क्लिनिकल में काम कर रहे हो या फिर आपकी ट्रेनिंग लगी तो आपने देखा होगा कि सीपीआर करते हैं, तो वो कब करते हैं, जब जो हार्ट है वो विदाउट किसी वार्निंग कोई सिग्नल दिए एकदम से स्टॉप हो जाता है, बंद हो जाता है, उसका सारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल बंद हो जाते हैं, उसका मतलब ओवरऑल काम करने का जो सिस्टम है वो सडन ही बंद हो जाता है। मतलब जो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसमें बोल देते हैं कार्डिक डेथ होगी, मतलब बिल्कुल पेशेंट का हार्ट बंद हो जाता है, उसके लिए इमीडिएटली इंजेक्शंस देने पड़ते हैं, बीएलएस मतलब बेसिक लाइफ सपोर्ट जिसको बोल देते हैं, कार्डिक मतलब कंप्रेशंस देने पड़ते हैं, सीपीआर करना पड़ता है, कई सारी मेडिकेशंस देनी पड़ती हैं, उसके बाद पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है। अगर सिचुएशन को हमने टाइम पे संभाल लिया तो, या फिर अगर मतलब सीपीआर भी किया फिर भी पेशेंट है उसका हार्ट है वापस नहीं आया, तो फिर क्या है, पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। तो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे प्रिवेंशन। फर्स्ट है फॉलो अ हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल में क्या आ जाता है, डोंट स्मोक, उसके साथ साथ अल्कोहल भी नहीं लेनी चाहिए, हेल्दी वेट है उसको मेंटेन रखना चाहिए, अगर आप ओबीज़ हो, आपको अपना मोटापा है उसको कम करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, वॉक करनी चाहिए और अपने स्ट्रेस लेवल को मैनेज रखना है। तो नेक्स्ट पॉइंट है मैनेज अदर हेल्थ कंडीशंस। तो अगर आपकी बॉडी में हेल्थ कंडीशंस कोई और भी हैं, जैसे कि आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ हैं, तो आपको उन कंडीशंस को मैनेज रखना चाहिए, अपनी ब्लड शुगर को मैनेज रखना है, अपने हाई बीपी को मैनेज रखना। ऐसे नहीं है, कई लोग क्या करते हैं, लेडीज़ या फिर जेंट्स भी अपने घर पे ही मेडिसिन लेते रहते हैं लोकल डॉक्टर से। तो मतलब जो असली वजह होती है हाई ब्लड प्रेशर की, वो और भी बॉडी में कंडीशंस हो सकती है, तो अपनी मर्जी से नहीं टैबलेट्स लेनी, उनको अवॉइड करना है। मतलब जो डॉक्टर जो प्रॉपर मतलब स्पेशलिस्ट होते हैं मेडिसन के, उनसे ही हमने अपनी हाई ब्लड प्रेशर की मतलब टैबलेट स्टार्ट करनी है, और डायबिटीज़ शुगर को मेंटेन रखना है, और कैसे इसको मैनेज रखना है हमने अपने डॉक्टर से बात करनी है। तो ओवरऑल हमें मतलब जो हाई ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज़ या फिर कोई और बॉडी में डिजीज़ है उसको मैनेज रखना है, रेगुलर चेकअप करवा के और प्रॉपर डॉक्टर की विजिट लेके। तो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आ गया टेक मेडिकेशंस एज डायरेक्टर, योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स में प्रिस्क्राइब ड्रग्स टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव योर हार्ट हेल्थ। तो कई बार क्या होता है कि कई डॉक्टर्स हैं जो मतलब अगर हमारी बॉडी में कोई और मेडिकल कंडीशन है, वो हमें बता रहे हैं कि आपके हार्ट को भी नुकसान हो सकता है, आपको रिस्क हो है, तो जो भी वो डॉक्टर आपकी कंडीशन की मेडिसिन दे रहे हैं उसको प्रॉपर रेगुलर लेना है, आपने प्रॉपर चेकअप करवाने हैं। तो अगर आपको किसी भी पॉइंट से लग रहा है कि मेरी बॉडी में ये कंडीशन है, इसके साथ मतलब जो हार्ट है वो भी रिस्क पे आ सकता है, तो हमें प्रॉपर रेगुलर चेकअप करवाने हैं, और जो जो भी डॉक्टर मेडिसिन देते हैं वो हमने प्रॉपर लेनी है। तो नेक्स्ट है, मैंने दोबारा से मतलब शॉर्ट में पॉइंट्स निकाले थे, स्मोकिंग नहीं करनी, एक्सरसाइज करनी है, अल्कोहल एंड स्मोकिंग, स्मोकिंग अगर कोई कर रहा है तो उसको स्टॉप कर देना है, वेट को मैनेज करना है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको इजीली समझ आ गया होगा। ये था पार्ट 2, और इसके बाद आएगा मेडिकल मैनेजमेंट एंड सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ एमआई। तो थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, आपको अच्छे से समझ आई, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट में भी बता देना आपको वीडियो कैसी लगी।